नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। बड़ी खबर है, देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। देहरादून नैनीताल में अगर आप मौजूद हैं तो भारी बारिश को लेकर के अलर्ट है। आसार है कि भारी बारिश हो सकती है और भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ पर जाने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हम भी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो उस क्षेत्र में मत जाइए, वहां से तुरंत प्रभाव से वापस आ जाइए, क्योंकि अगले 24 घंटे प्रदेश के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं और खासकर देहरादून और नैनीताल के लिए। तो अगले 24 घंटे बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश हो सकती है। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश के आसार हैं। पहाड़ के यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर देहरादून और नैनीताल इन दोनों ही क्षेत्रों को लेकर के येलो अलर्ट जारी हुआ है, यानी कि भारी बारिश की संभावना। और भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड भी हो सकता है, बाढ़ की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, बादल फटने के आसार भी बन सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है, येलो अलर्ट जारी हुआ है अगले 24 घंटे के लिए देहरादून और नैनीताल के लिए। बिल्कुल, अगर खासतौर पर बात की जाए राजधानी देहरादून की, तो लगातार बारिश हो रही है और इस बार जो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में नुकसान है वो भी राजधानी देहरादून में ही हुआ है। पिछले दिनों जो बादल फटने की घटना राजधानी देहरादून और टिहरी जनपद के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर हुई थी, वहां पर अभी बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। सड़कों को वहां पर दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग का जो येलो अलर्ट जारी हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि खासतौर पर देहरादून और नैनीताल जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में एहतियातन शासन की तरफ से जिला स्तर के अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सभी सुरक्षा मुहैया कराएं। और पहाड़ी इलाकों में भी खासतौर पर जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, कई जगह पर सड़कें लगातार बंद हो रही हैं भूस्खलन की वजह से, तो वहां पर कितना कम से कम समय में रेस्क्यू टाइम यहाँ पर रखा जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। और सीधे तौर पर शासन की तरफ से जो निर्देश हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत ना आए, और अगर यात्रा हो रही है तो यात्रियों को भी पहले ही सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए अगर कोई अलर्ट जारी होता है। तो ऐसे में कोशिशें शासन और जिला प्रशासन के साथ साथ चल रही हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत पैदा ना हो। खाद्य और राहत सामग्री की अगर बात की जाए तो वो कई जगह पर यहाँ पे पहले से स्टॉक की गई है कि अगर कोई दिक्कतें बढ़ती हैं, रोड ब्लॉक होती है, तो किसी की तरह की रसद की दिक्कत ना हो। तो ऐसे में तमाम एहतियात जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से बरते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अजीत जुड़े हमारे साथ में, उन्होंने साफ तौर पर आपको बताया कि सरकार भी अलर्ट है इस येलो अलर्ट को लेकर के, क्योंकि देहरादून में अभी विशेषकर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था, जिसके बाद प्रशासन और सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर पहाड़ पर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। इस बीच लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुलायम नहीं लड़े चुनाव तो शिवपाल मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं मुलायम सिंह। 2024 के लिए शिवपाल की तैयारी तेज हो चुकी है। कल जो बैठक हुई थी उसमें शिवपाल ने ऐलान किया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हालांकि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव हमेशा से उनकी सेफ सीट मानी गई है, लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़े तो शिवपाल सिंह यादव यहां से ताल ठोकते नजर आएंगे। और ये फैसला कल की बैठक में हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल हुई बैठक में शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया है कि अगर मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो शिवपाल सिंह यादव इस क्षेत्र से ताल ठोकेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होगा। 19 सितंबर से मानसून सत्र का आगाज हो सकता है। सत्र में अनुपूरक बजट पर मुहर लग सकती है। कई दूसरे विधेयक भी पारित हो सकते हैं, उस पर भी फैसला हो सकता है। सत्र के कार्यक्रम पर अंतिम मुहर
अभी भी लगना बाकी है। ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। 19 सितंबर तारीख तय हो चुकी है कि 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि इस बात पर अभी आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। सत्र में अनुपूरक बजट की पेशी होगी, कई दूसरे विधेयक भी पास होंगे, उस पर भी फैसला लिया जाएगा। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। कुशीनगर हाटा कोतवाली के गोरखपुर चौराहे पर सड़क के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर कई जगहों पर कटने के निशान थे। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र शिव इंद्र विहार कॉलोनी में बिजली के तारों में अचानक भयंकर आग लग गई। छत पर सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सूचना के बाद कई घंटों की देरी पर पहुंचने पर लोगों में नाराजगी दिखी और आरोप है कि कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी लाइन के तार बदले नहीं गए। गोरखपुर के कौड़ीराम गौला मार्ग पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर प्रशासन का हंटर चला है और 4 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं आरोप है कि लोक निर्माण विभाग और रोडवेज ने 547 अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया था, लेकिन केवल 4 दुकानों पर ही कार्रवाई क्यों की गई, बाकी के दुकानदारों को क्यों छोड़ दिया गया, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विशेष समुदाय के 2 लड़कों को जबरन भद्दी गालियां दी जा रही हैं। घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। कानपुर देहात में रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के सारनपुरवा गांव में प्रेमी जोड़े का शव नीम के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। खबर के मुताबिक आत्महत्या से पहले प्रेमी जोड़े ने नीम के पेड़ के नीचे शादी रचाई थी और शादी की रस्म पूरी करने के बाद दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का शुक्रवार की देर रात निधन हो गया। तो वहीं रामवीर उपाध्याय के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और ट्वीट करते हुए कहा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को यह था दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आपको बता दें कि वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहे थे। रामवीर उपाध्याय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते थे। वहीं ताजनगरी आगरा में डेंगू की दस्तक हो चुकी है। एक मरीज में इसकी पुष्टि हो गई। डेंगू और मलेरिया के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 27 अगस्त को गांव बुरेहरा में एक मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई। गांव में विभाग की टीम ने चौकसी बढ़ा दी है। किसी और मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। इस मौसम में डेंगू और मलेरिया का खतरा आगरा में बढ़ जाता है, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारियां पहले से ही अमल में लाई हैं। इस बात की पुष्टि भी की है। तो वहीं अंबेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पत्नी ने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पति की हत्या कर पत्नी ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको ये भी बता दें कि पैसे को लेकर पति से पत्नी का विवाद चल रहा था। बाराबंकी में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि करीबन 2 दर्जन लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, हादसा उस वक्त अमल में आया जब रास्ते में बस पंचर हो गई और ड्राइवर इसका टायर बदलने लगा। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। बेटा हाजीपुर अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोका तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। इसके बाद मुठभेड़ के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में धौरारा कोतवाली क्षेत्र के सिनेमा चौराहे पर छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। कई सालों से टूटे सुजाई कुंडा पुल के निर्माण की मांग को लेकर छात्रों ने ये प्रदर्शन किया है।
बारिश के महीने में 3 महीने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। कई दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं और स्कूल जाने वाले छात्रों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एटा में लापता अखबार विक्रेता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। मृतक के पिता ने 3 दिन पहले कोतवाली जलेसर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की थी। सहारनपुर के जाटोवाला गांव में पिछले कई दिनों से कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कुश्ती को लेकर 2 पक्षों में मारपीट पेश आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दंगल बिना परमिशन के चल रहा था और टिकट देकर कुश्ती प्रतियोगिता दिखाई जा रही थी। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में मौजूद 8वीं बटालियन एनडीआरएफ खेली जा रही अंतर कंपनी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल दिन डी कंपनी और एडम कंपनी के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें डी कंपनी ने 4-2 के अंतराल से फुटबॉल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का बटालियन स्तर पर चयन किया जाएगा। सहारनपुर में 2 दबंग युवकों ने किराया मांगने पर ऑटो चालक के साथ जमकर मारपीट करी। पुलिस ने युवकों की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन पीड़ित को दिया है। आपको बता दें, घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के पुवारका की है। तो वहीं संत कबीर नगर में संदिग्ध अवस्था में पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के बाद दूसरे विभागों में भी फर्जी तरीके से नौकरी देने की बात निकलकर सामने आने लगी है, जिसमें बकायदा माननीय लोगों पर अपने परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सभी भर्ती प्रकरणों की जांच कराने की मांग की है। दूसरे विभाग में भी फर्जी भर्तियां हो रही हैं, ये कहना है यशपाल आर्या का। आगरा में पेट्रोल पंप कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें, पेट्रोल पंप कर्मी बियर की केन में पेट्रोल बेच रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मथुरा के थाना शेरगढ़ में पुलिस के संयुक्त दल को बदमाशों से मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं पुलिस के हिसाब से मौके से 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। हाथरस नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। बीएल वर्मा ने बताया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो कल्याण सिंह की ही देन है। आगरा से हैरान करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई। वीडियो में देखा गया कि छात्रों से स्कूल में अध्यापक गोबर साफ करवा रहे हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाबूपुर विकास खंड खंडोली का ये पूरा मामला है। गोमती नगर के सीएमएस स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सीएमएस के शिक्षकों को उनकी अतुलनीय सेवाओं के लिए नगद पुरस्कार और उपहारों से सम्मानित किया है। ललितपुर में अभिभावक को स्कूल प्रबंधन की शिकायत करना भारी पड़ गया। दरअसल स्कूल प्रबंधक के बेटे अंकित रावत ने साथियों के साथ एक युवक को दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर के मुताबिक आरोपी युवक ने कई बार ऐसी घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के सीएससी के पास की ये घटना बताई जा रही है। चित्रकूट के छीबो गांव के मजरे सिटी में कोटा का गल्ला छोड़कर आ रहे 2 लोगों के साथ मारपीट हुई। मामले में पीड़ित ने गांव के सपा नेता पर थाने में एफआईआर की कॉपी बदलवाने का आरोप लगाया और आरोप है कि मामले में पुलिस ने अपने हिसाब से मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पीड़ित ने आरोपी को जान से मारने की धमकी दी है।
औरैया में ट्रैक्टर लेकर आ रहे लोगों का ट्रैक्टर गड्ढे में गिर गया, जिसमें एक की मौत हो गई है तो वहीं एक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को निकलवाने लगी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाती भी नजर आई है। उत्तरकाशी में NH 123 चामी से 200 मीटर पीछे बर्नीगाड़ की तरफ एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरा। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग नदी की तेज धार में बह गए, जबकि एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। कानपुर के किदवई नगर में कुछ साल पहले बनी KDA रेजिडेंसी की इमारत का हाल बेहाल हो चुका है। बहुमंजिला फ्लैट्स में पड़ी दरारें और हाथ लगाने मात्र से दीवारों से सीमेंट झड़ रही है। इसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के सवाल भी उठने लगे हैं। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद से भी एक खबर देखने को मिली, जिसमें पुलिस की गिरफ्त में लूट के कई आरोपी सामने आए हैं, जिनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। ये आरोपी काफी शातिर माने जा रहे थे। यूपी के 20 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश को लेकर के प्रशासन ने भी तैयारियों को पुख्ता अंजाम देने का दावा किया है। हालांकि कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। तो वहीं सीतापुर में प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। राज्य मंत्री के साथ इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एसडीएम सदर ने 170 लोगों को ग्राम सभा की जमीन दिखाकर नोटिस भेजी है, जिस पर राज्य मंत्री सुरेश राही ने नाराजगी जताई। सपा प्रवक्ता ने लखनऊ के एनसीआर बनने की कवायद पर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता अमीक जयमई का कहना है कि वाराणसी के क्योटो बन जाने की अपार सफलता के बाद एनसीआर की बहस शगुफा है। 2017 के बाद लखनऊ में आज तक एक आर्थिक बिजनेस या फिर आईटी हब नहीं बना, तो फिर एनआरसी काहे का। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर अहम जानकारी। बड़ी खबर बता रहे हैं, यूकेएसएससी मामले से जुड़ी हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्षेत्र में एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में अब तक 33 गिरफ्तारियां कर ली हैं। 33वीं गिरफ्तारी पीआरडी जवान संजय राणा। एसटीएफ ने भीमताल चमोली से ये गिरफ्तारी करी है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, यूकेएसएससी मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि लगातार एसटीएफ कार्रवाई अमल में ला रही है और इसी कार्रवाई की कड़ी में आज 33वीं गिरफ्तारी पीआरडी जवान की हुई है, जिसको चमोली भीमताल से गिरफ्तार किया गया है। यूकेएसएससी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को इस मामले में घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना कि अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं या आगे होंगी, वो सब छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली का फंसना अभी भी बाकी है। क्योंकि आपको बता दें कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई, 3 दिन के उसको रिमांड पर लिया गया। उसने कई सारे विधायकों का नाम, कई सारे लोगों का नाम सामने रखा था, जिसके बाद आज 33वीं गिरफ्तारी भी हुई है और ये गिरफ्तारी पीआरडी जवान संजय राणा की बताई जा रही है, जिसको भीमताल चमोली से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, एसटीएफ ने भीमताल चमोली से पीआरडी जवान को गिरफ्तार किया है यूकेएसएससी मामले में। अब तक 33 गिरफ्तारियां पूरे मामले में हो चुकी हैं। पीआरडी जवान को मिलाकर के 33 गिरफ्तारियां एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में 33वीं गिरफ्तारी भी कर ली है और ये गिरफ्तारी पीआरडी जवान संजय राणा की। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको राजधानी देहरादून से दे रहे हैं। हालांकि यूकेएसएससी मामले के जो तार हैं वो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भी पाए गए थे। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एसटीएफ ने आज 33वीं गिरफ्तारी करी है। उसके बाद ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है।
अजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? यूकेएसएसएससी मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, विपक्ष उसके बावजूद हमलावर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पीआरडी जवान संजय राणा की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, अगर इसमें देखा जाए तो पहले ही दिन से यूपी ट्रिपल एससी मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तराखंड से बाहर भी जाकर इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं और आज 33 की गिरफ्तारी यूपी ट्रिपल एससी ने की है। ये पीआरडी जवान के तौर पर हुई है, जो चमोली जनपद के भीम तल्ला एक क्षेत्र है, वहां का रहने वाला है। और इसके बारे में निकलकर जानकारी जो सामने आई है, इसने पेपर आउट करने के साथ ही अपनी पत्नी को भी यूपी ट्रिपल एससी के एक पेपर के माध्यम से संस्थान में सम्मिलित करवाया था। तो कहीं ना कहीं उसका भी चयन, जो इसकी धर्मपत्नी उनका भी चयन हुआ था। अब पुलिस इस मामले को भी देखते चल रही है। एसटीएफ सीधे तौर पर जो तमाम तरह की कार्रवाई है वो इसमें कर रही है और जो लगातार धरपकड़ है, जो तेजी से कार्य हो रहा है, उससे उम्मीद भी है आम जनता को कि सीधे तौर पर बड़े जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब होंगे। अब उनको लेकिन मेरा जो सवाल है अजीत वो ये देखिए, लगातार 33 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं और आज तो पीआरडी जवान जिसका आप जानकारी दे रहे हैं कि उसने अपनी पत्नी का भी इस पूरे प्रकरण में करवाया था एडमिशन। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि 33 गिरफ्तारियों के बाद क्या सत्ता पक्ष अभी सीबीआई जांच के लिए हामी भरता नजर आ रहा है, उस डायरेक्शन में वो मुड़ते नजर आ रहे हैं, या फिर अभी हम इसको सपने जैसा समझें? देखो पूजा, अगर सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने खुलकर तो इस बात को नहीं कहा है कि वो सीबीआई जांच कर रहा है, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर कर दिया है क्योंकि राज्य से बाहर के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। धामपुर के जो नकल माफिया एक गैंग है, उसके कई लोग इसमें पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, 2 राज्यों का मामला है कि सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करो। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश सीधे तौर पर कुछ इशारा किया जरूर है, लेकिन खुलकर अभी नहीं बोला है। आम जनता और विपक्ष भी तमाम तरह की बातें कर रहा है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष जरूर कर रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से इस पूरी जांच को वो करवाना चाह रहा है। इसको लेकर तमाम धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ है कि वो इस पर क्या बड़ा निर्णय लेते हैं। क्या वाकई में अगर सीबीआई जांच होती है तो किन किन लोग इसमें और निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो इन्वॉल्वमेंट, जो मास्टरमाइंड इसका बताया जा रहा है हाकम सिंह रावत, वो बीजेपी का ही जिला पंचायत सदस्य था और उसी के इर्द गिर्द पूरी ये जांच चल रही है। लेकिन बिना सरपरस्ती के बड़े हाथ के वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है कि तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में उसका इन्वॉल्वमेंट हो। और सीधे तौर पर 2015 से लेकर अब तक की कई भर्ती प्रक्रियाएं इसमें शामिल हो चुकी हैं, जांचों में जुड़ चुकी हैं। तो कई बड़े चेहरे भी इसमें होंगे और बिना सीबीआई जांच के ये चेहरे बेनकाब नहीं हो सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो लगातार एसटीएफ कार्रवाई अमल में ला रही है और आज 33वीं गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये गिरफ्तारियां काफी नहीं है क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मगरमच्छों का फंसना अभी भी बाकी है, ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ।